नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी, सज्जन कुमार जी दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज शुरुआत झारखंड की ही खबर से। राज्य छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको देते हैं। अब से कुछ ही देर में सोरेन सरकार और छात्रों में एक बार फिर से बात होगी। रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में इस बार देवेंद्र महतो गुट के 8 छात्र सरकार के मंत्रियों से बात करने के लिए पहुंचेंगे। देवेंद्र महतो पिछले 6 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। कल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट पर बैठे छात्रों के डेलीगेशन से सरकार के मंत्रियों ने बात की। पीयूष गुट के छात्रों से सरकार के 4 मंत्रियों ने करीब 1.5 घंटे तक बात की और इस बैठक में सरकार ने छात्रों से उनके आरोपों पर लिखित में सबूत मांगे। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की कॉल है, यानी कि छात्रों की तरफ से सरकार को अपनी मांगे मनाने के लिए 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम अभी भी सरकार के पास है। तो एक गुट मुलाकात कर चुका है, 8 छात्रों का अब एक गुट और मुलाकात करने वाला है और मांग वही है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ, टीम के द्वारा तो सूचना मिला है कि आज 10 बजे सर्किट हाउस में वार्ता के लिए जाएंगे। हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए, जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 को जा रहा है, 5 को जा रहा है, 10 को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए। रांची में कल हुई बैठक के बाद छात्रों ने ये साफ कह दिया कि जब तक कि उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के 4 मंत्रियों की कमेटी मुख्यमंत्री को छात्रों की मांगों की जानकारी देगी। छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोगों ने तमाम वार्ता को किया। छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। आज हम लोग का ये पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के, मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो है सो हमारी मांगों को जायज मांग माने। छात्र आंदोलन के बीच झारखंड की गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर झारखंड सरकार ने 13 अगस्त तक छात्रों की मांगे नहीं मानी तो वो खुद रांची में आमरण अनशन पर बैठेंगे। 13 तारीख तक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा तो अनशन एक ऐसी चीज है जिससे कि पार्टी का परमिशन चाहिए। मैंने पार्टी अध्यक्ष से परमिशन मांगा है। यदि वो परमिशन मिल जाता है तो 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा। अब झारखंड में नौकरी बिक रही है, ये बात सब जान रहे हैं। छात्रों का 2 गुट ऐसा है जो अपना अपना प्रतिनिधिमंडल बना चुका है, एक सरकार से बात कर चुका है, कह रहा है सकारात्मक स्तर पर बातचीत हुई है, लेकिन नतीजा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बातचीत किस काम की जिसमें आप जो एजेंडा लेकर गए हैं उस एजेंडे का सोल्यूशन ही नहीं है, तो ये क्या पॉजिटिव बात हुई? ये अभी आपको ये जो दोनों छात्रों के जो गुट हैं, 2 या 3 गुट जो बन गए, एक तो जो आईसा वाले लोग हैं उन्होंने कल ही विधानसभा की तरफ मार्च कर दिया था कि विधानसभा घेराव करेंगे, जबकि बाकी जिन लोगों ने शुरू किया था, देवेंद्र नाथ महतो और दूसरे लोगों ने, उन्होंने टाल दिया था विधानसभा की तरफ का मार्च 10 अगस्त तक के लिए। तो उनका एक अलग वो डिफ्यूज हो गया। जो आईसा के लोग कर रहे थे वो लगभग डिफ्यूज हो गया। ये दोनों गुट भले अलग अलग बात कर रहे हैं लेकिन दोनों की बातें एक ही हैं, दोनों की शर्तें एक ही हैं, दोनों एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि ये जो जेपीएससी की परीक्षा हुई है जिसमें पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक से ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि जो गड़बड़ी पकड़ी गई है, जो ओएमआर सीट्स पकड़ी गई हैं, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी के यहाँ से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, नौकरी बेचने का जो घटनाक्रम सामने आया है, उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और उसके बाद सारे मामले की सीबीआई जांच हो और जो लोग इसमें हैं उन सब लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सरकार अगर इसके अलावा भी कोई फ्रेमवर्क बनाती है, कानून बनाना चाहती है तो वो करे, लेकिन ये 2-3 मांगे उनकी हैं और ये तुरंत की मांग है। हाँ, ये नॉन निगोशिएबल है कि आप ये परीक्षा रद्द करें। ज्यादातर छात्र जो अब पहुंच रहे हैं वहां, वो राज्य के अलग अलग हिस्सों से
वहां पहुंच रहे हैं, अपने आप पहुंच रहे हैं, स्वतः स्वतःस्फूर्त पहुंच रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द हो, क्योंकि अब ये इस बात के पक्के सबूत मिल गए कि नौकरी बेची गई थी, सीधे पैसे लेकर के, और लोगों को नौकरी का आश्वासन दिया गया था, और वो OMR सीट से जाहिर हो गया है कि भर के उनको पास कराया गया। तो ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए या पोल्यूट हो गई है, इसके लिए सरकार को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स कितनी पोल्यूटेड है पहले ये बताएं। पॉलिटिक्स ही हो रही है। एक तो इसी वजह से ये छात्रों के 3 गुट बने, छात्रों का कोई अलग अलग गुट नहीं बनना चाहिए था। यहां भी अनशन शुरू किया था, प्रदर्शन तो शुरू किया था 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने, उसमें लेफ्ट के लोग आकर के उसी मंच पर उन्होंने भी अनशन किया। नेहा जो गई थी, नेहा बोरा, जिनके ऊपर स्याही फेंकने की भी घटना हुई, विधानसभा घेरने की बात हुई, वो खुद ही अनशन कर रही थी यहाँ, तो उसी मंच पर कर रही थी ना, कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर कर रही थी। वहीं पर सोनम वांगचुक ने अनशन किया, और ये तय हुआ कि 20 जुलाई को संसद की तरफ घेराव करना है, तो 20 जुलाई को करना है। तो वहां क्यों उन्होंने 6 तारीख को जब ऐलान था तो वो 7 तारीख को घेरने चली गई, 10 तारीख तक क्यों नहीं इंतजार किया उन्होंने? तो एक गुट जो लेफ्ट वाला गुट है वो सरकार में वहां शामिल है, लोग सरकार को समर्थन है, तो एक राजनीति अलग हुई है। अब ये 2 गुट के बीच में भी जिनकी बात अभी सुन रहे थे परिवार की तरह हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार कोई गुट बनवा रही है, किसी अपने छात्रों को वहां रख करके उनके साथ एक अलग तरह से बात कर रही है। और तीसरी राजनीति ये दिख रही है कि कोई भी सेंसिबल आदमी बात करने के लिए आपने अपॉइंट ही नहीं किया है, आपने सिंपल ऐसी राजनीति की है कि 2 व्यक्ति JMM का, 1 व्यक्ति कांग्रेस का और 1 व्यक्ति RJD का। ये क्या बात हुई? ये कोई पॉलिटिकल डिस्कशन होना है, सीट का बंटवारा होना है कि RJD का मंत्री जो श्रम मंत्री है वो भी शामिल होगा, RJD के मिनिस्टर का क्या मतलब? या कांग्रेस से शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए थे और एक कानून का जानकार वो होना चाहिए। वही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर स्वयं शिक्षा मंत्री हैं और उन्हीं के अंतर्गत कार्मिक मंत्रालय भी है, और ये सारे जो गड़बड़ियां हुई है वो सब वही देखते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वहां। वो ऐसे आदमी को चुने जो जिस पर उनका भरोसा हो और छात्र भी भरोसा करें। इसमें जो बीजेपी वाला एंगल है उस पर आपकी क्या राय है? निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि अब वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नहीं, देखिए, निशिकांत दुबे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पे सरकार झामुमो और कांग्रेस और वामपंथी 3 पार्टियों की मिली हुई है, तो वो एक तरीके आप उसका समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वो कह रहे हैं अनशन की बात, वो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक एक निर्णय है उसमें कि कहीं हम लाभ ले लें। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज ये देखिए कि एक पैटर्न आपको दिख रहा है। प्रोटेस्ट जो है वो काफी हाई इंटेंसिटी की है, समाज के नए वर्ग में, नई पीढ़ी में उसका समर्थन है, सहानुभूति है, डिमांड बहुत छोटा होता है। यहाँ पे भी जो जंतर मंतर पे हुआ, डिमांड क्या था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमित शाह का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री का, ये सब विपक्षी पार्टियां बढ़ा रही हैं। यहां पे भी जो झारखंड में हो रहा है उनका बहुत ही छोटा डिमांड है कि आप तत्काल इस परीक्षा को रद्द करें और फिर से करवाएं क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार है। इतनी छोटी डिमांड के लिए तो कोई भी संवेदनशील सरकार जो है वो स्वतः ही इसका संज्ञान लेके कर देती। पहली बात तो है। दूसरी बात देखिए कि दूसरा पक्ष है कि इसमें अलग अलग छात्रों के गुट भले ही हो, लेकिन उनकी डिमांड जो है वो बहुत ही जेन्युइन है। बंगाल से लेके हर जगह पूरे देश में देखिए शिक्षा तंत्र को भ्रष्टाचार का एक माध्यम बना दिया गया है। बिल्कुल। और ये केवल बात नीट की, NTA की या JPSC कमेटी की और इसकी झारखंड की नहीं है, ये गुजरात में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, ये केरल में भी हो रहा है। ये आप जहां भी जिस प्रदेश की बात करेंगे वहां पर कोई ना कोई खोट निकल आएगी। अभय पराशर हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं। अभय, ये जो छात्रों का अलग अलग गुट बन रहा है, ये सभी मिलकर एक गुट बनाकर, क्योंकि मांग एक ही है, वो बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उससे बातों में और वजन आएगा। देखिए मीनाक्षी, स्टार्टिंग में ये सभी एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन जो देवेंद्र नाथ महतो हैं, क्योंकि उनका राजनीति से भी संबंध है, वो छात्र नेता रह चुके हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के छात्र नेता रह चुके हैं। इसी वजह से जो बाकी के छात्र हैं, जो कि JPSC JSC जो में जो धांधली हुई है उसको लेकर अपनी मांग लगातार रख रहे हैं, उन्होंने आपस में बैठक की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी तरीके से हम अपने मंच पर राजनीति की कोई छाप नहीं डालना चाहते हैं। इसी वजह से उसी जयपाल मुंडा स्टेडियम में उन्होंने अपना अलग मंच बना लिया। मांग दोनों की एक ही है कि सरकार JPSC का जो एग्जाम है उसको पूरी तरीके से रद्द करे, TDPL ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसको सरकार रद्द करे और CID से जांच जो है वो CBI को हैंडओवर कर दी जाए, क्योंकि स्टेट की जो पुलिस है, CID है, उस पर छात्रों को भरोसा नहीं है। क्योंकि एक बार धांधली के आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि कई बार जब यह एग्जाम हुआ उसमें धांधली के आरोप लगे, CID ने जांच की, लेकिन उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग नतीजा जो है वो इसका अब इस तरीके से कहा जा सकता है कि छात्रों को शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि CID के हाथ में मामला रहे और मामला डाइल्यूट हो जाए और कोई नतीजा ना निकले। बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
इधर जंतर मंतर के बाद देश में नई सियासत शुरू हुई है। अब नेता लोग इन दिनों जेनजी के ट्रेंड को समझ रहे हैं और वो जेनजी की डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। राजनेता सड़क से लेकर संसद तक जेनजी को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी आउटरीच बढ़ाने के लिए अलग अलग पैंतरे यूज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही सीधा संवाद करने जा रहे हैं। अब से ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के 3000 से ज्यादा छात्रों से संवाद करेंगे। मोदी आज IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे, तो उधर राहुल गांधी भी प्रयागराज में छात्रों की गूंज करेंगे। राहुल गांधी आज प्रयागराज के केपी ग्राउंड में 6 बजे छात्रों से संवाद करेंगे। उनके सामने पेपर लीक और बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हालांकि राहुल गांधी के कार्यक्रम पर मौसम की मार जरूर पड़ी है। प्रयागराज के जिस ग्राउंड में राहुल गांधी का प्रोग्राम होना है, भारी बारिश के बाद वहां पर ग्राउंड नहीं बल्कि तालाब दिखाई दे रहा है। उधर राहुल के प्रयागराज जाने से पहले बीजेपी के उनके खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी की कब्र पर फूल चढ़ाकर उन पर हमला किया। पूछा है कि राहुल गांधी अपने दादा फिरोज गांधी की मजार पर कब आएंगे। तुम आ रहे हो प्रयागराज, आपकी बहन आ चुकी है प्रयागराज, आप अपने दादाजी को क्यों नहीं पूछते? आप अपने दादाजी को कब पूछोगे? क्या आपके जो संस्कृति है वो क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि आप उनको पूछते हैं, अपने बड़े होते हैं, चाहे कितने भी मतभेद हो जाए, मगर आप नहीं करते। तो आपको किस अधिकार से आप जेनजी को समझाओगे, युवाओं को समझाओगे कि वो क्या करें भविष्य में? तो वो उनको फिर वही सिखाओगे। अब ये क्रिश्चियन संस्कृति तो हो सकती है, वह भारतीय संस्कृति नहीं हो सकती। ये सिद्धार्थनाथ जी का तो सीधा सीधा पॉलिटिकल कमेंट था, लेकिन मैं उस जेनसी आउटरीच पर बात करना चाह रही हूँ अजीत जी, जो इस वक्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समय की मांग है, जेनसी ऑन डिमांड है। बिल्कुल, और उसी हिसाब से दोनों जो करना हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री की रील्स आई तो राहुल गांधी ने भी रील्स बनवाई, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा तो राहुल गांधी भी कार्यक्रम करेंगे। मतलब हर व्यक्ति, और आरएसएस के प्रमुख ने भी उनको अप्रोच किया, उनसे बात की, संवाद किया। तो ये आज मतलब फ्लेवर ऑफ द सीजन है जेनजी। लेकिन समस्या ये है कि जेनजी वो नहीं सुनना चाह रहे जो तमाम नेता कह रहे हैं। आप उनकी भाषा खोजिए, आप उनके बोलिए, आप उनकी डिक्शनरी में से शब्द खोज कर बोलिए। वो इससे नाराज थोड़े हैं कि आप उनकी भाषा नहीं बोलते थे या उनके जैसी बात आप नहीं करते, ये इससे नाराज नहीं है। आप उनको समझने की जरूरत है, समझाने और की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है। और आज एक बहुत ही बढ़िया लेख प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने लिखा है, वो पढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि एक सेंस ऑफ हिस्ट्री अपने तरह से डेवलप होती है जो इस बच्चों में, और ये 14-15 साल में, 10 साल के बाद घर में ही डेवलप होने लगती है। और उसको सबसे ज्यादा जो समस्या क्या होती है, वो समझता है कि वो बोलता नहीं है, उसको लगता है कि उसके लोग रिडिकुल करेंगे, उसके माँ बाप या लोग उसकी बात सुनेंगे तो उसको समझेंगे नहीं, मिसअंडरस्टूड होगा वो, इसलिए वो कहना बंद करता है। और ये नाराजगी आज देखिए पूरे देश के स्तर पर आपको दिखाई देती है। तो उसको समझने की जरूरत है, उसको बोलने दीजिए, वो क्या चाहता है ये समझिए, और उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करिए उसके ऊपर। आप अगर परीक्षा की व्यवस्था से वह नाराज है, शिक्षा की व्यवस्था से वह नाराज है, तो उसको ठीक करिए। आउटरीच करना एक लेवल के बाद, देखिए कई बार होता है कि किसी चीज का ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए। कई बार उसको ऐसा न लगे कि अब वो एक प्रयोग का विषय हो गया कि उसको कितने तरह से आप एड्रेस करिएगा। तो ये आप एड्रेस करें, लोग अपना करेंगे, हम लोग कोई उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन असली चीज है कि आप उनको समझें और उनको ये भरोसा दिलाएं कि तुम जो कहोगे हम लोग उसको रिडिक्यूल नहीं करेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसको हम तुमको गलत नहीं समझेंगे। तुम समझाने की कोशिश तो करो। मैं देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव में अच्छा समय है सज्जन जी, तब तक ये आउटरीच कितना रीच तक पहुंच पाती है प्रधानमंत्री की, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है, ये तो एकदम सामने सामने है। ये जो प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, या कल भी हमने जो बात की थी योगी आदित्यनाथ की, इनका प्रयास कहां तक सफल हो सकता है? नहीं, देखिए अभी जो नई पीढ़ी का मुद्दा है, जेनजी का मुद्दा है, वो पूरे देश में है। लेकिन ये भी नहीं है कि जेनजी जो है वो बाकी आइडेंटिटी से प्रभावित नहीं है। बिल्कुल, उसकी अपनी जाति की आइडेंटिटी है, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट है, प्रो अम्बेडकराइट मूवमेंट्स हैं, ये भी, इसमें भी जेनजी ही है। उसमें जेंडर का भी डायमेंशन है, जो लड़कियां हैं उनकी अपनी है, लड़कों का है उनका अपना है, रूरल जेनजी है। तो उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो एक तो जेनरिक एंगर है एग्जाम सिस्टम को लेके, लेकिन जहां तक राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि अगर आप बीजेपी के टॉप लीडरशिप को लेके नई पीढ़ी में अगर वो बात नहीं है,
लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके पास योगी आदित्यनाथ एक इंटरनल अल्टरनेटिव की तरह काम कर, दो तरीके से लोग विकल्प देखेंगे, बीजेपी के बाहर, एस्टेब्लिश्ड पार्टीज के बाहर, और एक बीजेपी के अंदर। मुझे लगता है, जो मेरी थोड़ी बहुत बातचीत अभी हुई है, चाहे पूर्वांचल की बात हो, पश्चिम, उसमें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, अगर आप रुष्ट भी हैं किसी कारण से, चाहे मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे अभी युवाओं का मामला हो, उसमें योगी आदित्यनाथ कहीं से टारगेटेड नहीं हो। उनकी अपनी छवि को नुकसान नहीं है, भले सरकार की कमियों को लेकर कुछ हो। दूसरा क्या है कि राहुल गांधी जी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। कोटा के बाद वो गायब रहे 21 दिन, उत्तराखंड गए, जंतर मंतर नहीं आए, और फिर अब जो है वो प्रयागराज जा रहे हैं। तो और अब तो उनके पास एक नया ट्रैक है E20 का। नीट पेपर लीक के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए नया मुद्दा तलाशा है, वो है E20 पेट्रोल के खिलाफ मोर्चा खोलने की उन्होंने तैयारी की है। जो मुद्दा पहले केजरीवाल पकड़ते हैं, जिस मुद्दे पर वो एक्टिव होते हैं, पीछे से उसी मुद्दे पर राहुल गांधी की एंट्री हो जाती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कार के साथ एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में राहुल गांधी की गाड़ी के फ्यूल टैंक के कैप को खोल रहे हैं। अब वो क्या करना चाह रहे हैं, आप उनका वीडियो देखिए। सिस्टर्स, दिस इज अ मैटर ऑफ सीक्वेंसिंग। इन एनी कैंपेन वी हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अफेयर्स। ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ मैटर ऑफ सीक्वेंसिंग। इन एनी कैंपेन we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up. बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के वीडियो पर सवाल उठाया। अमित मालवीय ने राहुल की वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, राहुल गांधी जिस गाड़ी के साथ वीडियो बना रहे हैं वो E20 कंपैटिबल है। यानी कि अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। अब ये तो एक टेक्निकल गड़बड़ी है। वो जो कहना चाह रहे हैं उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो सबको पता है कि 2023 के बाद वाली गाड़ियां हैं, उनमें वो कंपेटेबल हैं गाड़ियां जो हैं E20 पेट्रोल के, तो वो इशू नहीं है। अब ये तो आप रिडिक्यूल करने के लिए कह दे राहुल गांधी को, लेकिन जो इशू उठा रहे हैं वो एक इशू निश्चित रूप से ट्रैक्शन गेन कर रहा है, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। और आम आदमी पार्टी आज से फिर एक नया कैंपेन शुरू करने वाली है, जो पूरे देश में वो जो टाउन हॉल प्रोग्राम यहाँ के नेशनल टाउन हॉल, वो पूरे देश में टाउन हॉल करने जा रहे हैं। लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों के अनुभव पूछेंगे। तो हर आंदोलन में आप एक बात समझ लीजिए कि जो सबसे आगे आएगा वही क्रेडिट लेगा और उसी को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलेगी। जैसे पेपर लीक पर सबसे ज्यादा तवज्जो कॉकरोच जनता पार्टी को मिली, सोनम वांगचुक को, अभिजीत दीपके को मिली, दूसरे किसी को नहीं। E20 में केजरीवाल को मिलेगा। राहुल गांधी दोनों में पिछड़ गए हैं। भले आप आ जाइए, हो सकता है चुनाव के समय आपको कुछ इसका लाभ मिले, अभी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्राइम मूवर होता है, जो निमरो उनो होता है, जो सबसे आगे आता है, जैसे चढ़ावा चोरी में समाजवादी पार्टी, शशि थरूर ने कहा भी कि भाई ट्रैक्शन जो है वो कॉकरोच ने ले गया, वो राहुल गांधी को नहीं मिला ट्रैक्शन। इसमें सरकार का क्या कहना है वो एक बार दर्शकों को सुना दें। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को जवाब दिया। हरदीप पुरी ने कहा कि E20 फ्यूल को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। OMCs would have issued a detailed press release indicating the amount of testing they've done. And in all the testing they did, they used to collect what? 2,000 samples from 2,000 petrol stations in a day. They formed crack teams. Overall, I think they would have covered very large number of pumps, which people on the ground saying they can't keep coming and testing. And what did they find? They found 4 cases out of 107,000 petrol pumps, with 6 crores to 7 crores going every day. सज्जन जी, ये जो परिस्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, यूपीए का शासनकाल 10 साल का बीता था, तो कैसे मुद्दों की एक बाढ़ सी आ गई थी सरकार के खिलाफ। इस वक्त क्यों एनडीए की स्थिति वैसी दिख रही है? छात्रों का आंदोलन हो गया, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो गया, अब ये E20 का मामला हो गया, पेट्रोल का मामला हो गया।
देखिए, अगर आप ये बहुत ही- सरकार की स्थिति भी और फिर विपक्ष की नहीं, स्थिति, देखिए, बहुत दोनों ही का स्पष्ट आकलन। तरीके से देखें तो ये 12 साल के संदर्भ में क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो बाकी पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं उनमें एक कॉम्प्लेसेंसी आई है कि लीडर के नाम पे तो हम जीतते ही रहेंगे। पहली बात तो ये। अब सवाल है कि चाहे छात्रों की बात हो, चाहे E20 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, इनिशियली डिनाई किया गया, इसमें अभी भी E20 में डिनाई किया जा रहा है। अब यहां पे हजारों जो रियलिटी क्या है E20 की? रियलिटी यह है कि देखिए, अगर हजारों लाखों लोग अपने कन्वर्सेशन में कह रहे हैं कि उनका माइलेज कम हो रहा है, तो आपका रिस्पॉन्स ये नहीं होगा कि नहीं, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है। एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से आप समाज के बहुत एक वर्ग के अनुभव को दबा नहीं सकते हैं। एक्सपर्ट तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये भी कहता है कि आपका 25 और 30 का माइलेज जाएगा, जाता है क्या? एक्सपर्ट तो आपको वो भी बताता है जब आप गाड़ी खरीदे या कुछ भी करें। तो यहां पे ये जो तरीका है कि जैसे ही आम जनता, उसका भले ही एक सेक्शन हो, उपभोक्ता का हो, जो कुछ भी हो, उसमें थोड़ी बहुत लोग राजनीति भी कर रहे होंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या में जेन्युइन एक अनुभव है कि E20 के बाद उसका खराब प्रभाव है, माइलेज कम हो रहा है। बाइक वाले भी लोग आपसी कन्वर्सेशन में कर रहे हैं, हर कोई कैमरे के सामने नहीं पहुंच पा रहा है। आपका रिस्पांस क्या है? एक्सपर्ट्स ओपिनियन। गडकरी जी भी यही बोल रहे हैं, हरदीप पुरी जी भी यही बोल रहे हैं। तो समाज का अनुभव टेक्नोक्रेटिक और एक्सपर्टीज के एक्सपीरियंस से दबाने की जब बात होगी ना, ये किसी भी सरकार के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव थी। याद कीजिए, जब यूपीए का अंतिम वर्ष था तो उसमें तो बड़े बड़े कानूनविद जो थे वो सरकार में मंत्री थे। रोज आके 3-3 जो एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट थे, वो जनता के अनुभव को काउंटर करते थे, लीगल आर्गुमेंट देके। कोर्ट रूम में जज के सामने वकील की तरजीह नहीं चलती है। यहाँ पे समाज में जनता आपका वोटर है, आपको उसने दिया है, वो कुछ कह रहा है तो ह्यूमिलिटी के साथ कोर्ट में तो सर फिर भी दलील से काम बन जाएगा और सबूत वहां पर चलते हैं। जनता में परसेप्शन चलता है और इस परसेप्शन में अब देखना यह है कि सरकार और विपक्ष में कौन जीतता है, कौन हारता है।